नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज दौरे पर हैं और राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर का शिलान्यास किया है। विधि विश्वविद्यालय 25 एकड़ में बनकर तैयार होने वाला है और ठीक बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटीज के तर्ज पर इसे खोला जाएगा। साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रपति के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना भी शामिल हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिन को ऐतिहासिक बताते नजर आए। 4 तस्वीरें जो कि महामहिम के संगम नगरी दौरे को समेटे हुए हैं। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम कोविंद जी माननीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज की पावन भूमि पर मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि अभी पिछले 28 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति जी ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी और आज यह उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवीन भवन का शिलान्यास कर रहे हैं। यह उनका उत्तर प्रदेश के प्रति लगाव भी है जो उन्हें यह बार बार प्रेरणा देता है। मैं त्रिवेणी के इस पावन धरती पर आज भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश पर प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्षों से लंबित उन परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से होने अभी प्रारंभ हुआ है, जिसकी दशकों से तमन्ना प्रयागराज वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को था। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं इस परिसर में विभिन्न सुविधाओं से युक्त एडवोकेट का चैम्बर, पार्किंग स्थल आदि का जो निर्माण कार्य होने वाला है उसका शिलान्यास मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सचमुच में ये दोनों ही कार्य न्याय प्रदान करने संबंधी व्यवस्था के विकास की दिशा में सराहनीय प्रयास है। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और इसी क्रम में आज से बीजेपी बूथ विजय अभियान का आगाज हो गया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत करी है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं के अलावा यूपी के बड़े चेहरे भी शामिल हुए। तो वहीं इस खास मौके पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़कर सीधा संवाद किया। आपको बता दें कि इसके बाद 13 सितंबर को राजधानी में भाजपा मीडिया वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें यूपी के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में विजय बूथ अभियान की शुरुआत करते नजर आए। तो यूपी चुनावों के लिए बेहद खास बीजेपी की तैयारी और ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को और ज्यादा आह्वान करने के लिए, ग्राउंड जीरो पर जुटाने के लिए विजय बूथ अभियान का आगाज हुआ है। प्रियंका गांधी का राजधानी लखनऊ में मेगा मंथन लगातार जारी है। प्रियंका लगातार पार्टी के जोन पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर रही हैं। प्रियंका गांधी लगातार आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है और पार्टी की तैयारियों को धार देने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सिर्फ विपक्षी पार्टियों से ही लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके अपने वजूद के लिए भी ये लड़ाई होने वाली है, जिसको कांग्रेस बखूबी समझती है। यही कारण है कि करीब 10 साल भर बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 सितंबर यानी कि कल रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी और रायबरेली न सिर्फ सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, बल्कि विधानसभा चुनावों के लिए दावेदारों की नब्ज टटोलने का काम भी इस दौरान प्रियंका करने वाली हैं।
पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के चचेरे भाई ने सपा का दामन छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है। तो वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद प्रेस वार्ता कर नागा चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखकर मैंने इस पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिलता है तो वो फेफना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार में, डॉक्टर संजय सिंह राज्यसभा सांसद जी, इन लोगों के नीतियों के या जो इन लोगों का जो योजनाएं हैं उसको देख करके मुझे लगा कि आप पार्टी ज्वाइन कर सकते। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। अब कैसे आपकी तैयारी है, क्या तैयारी है आपकी इस विधानसभा से? जैसा हमारे इस पार्टी के जो माननीय लोग हैं उन लोगों का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, वैसे किया जाएगा। तो बलिया से हमारे संवाददाता विवेक का फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? अंबिका चौधरी ने अभी कुछ दिनों पहले सपा ज्वाइन करी थी और अब उनके भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी, आपको बता दें ये नागा चौधरी जी जो हैं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के चचेरे भाई हैं और ये फेफना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आते हैं ये, और इन्होंने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। और इनसे जब पूछा गया कि क्या वजह रही तो इनका सीधा कहना है कि आम आदमी पार्टी की नीतियां जो है हमें बहुत अच्छी लगी, इसको देखकर हमने पार्टी ज्वाइन किया है। और इनका सीधा कहना है कि अगर पार्टी ने हमें मौका दिया तो हम इस क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर वर्चस्व की बात की जाए तो कितना ज्यादा, जैसे अंबिका चौधरी का काफी ज्यादा प्रभाव है उनके क्षेत्र में, तो नागा चौधरी का कितना प्रभाव लगता है विवेक? जी, इसके मामले में अभी कुछ ये तो कहा जा सकता है अंबिका चौधरी जी का प्रभाव तो है अपने क्षेत्र में। अब इनका देखना ये है कि क्या इनकी रणनीति रहती है और क्या चुनाव में करने वाले हैं। ये अभी पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रहे हैं मीडिया के सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम लिए बिना ही उन पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने? डिप्टी सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज अपराधियों से तौबा कर रहे हैं उन्हें ही हमेशा ऐसे अपराधियों को बढ़ाने का काम किया है। अपराधियों को पार्टी का टिकट देकर उन्हें विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम किया। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में पहले माफिया अतीक अहमद और अब मुख्तार अंसारी को शामिल करे जाने की कोशिशों पर तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सिर्फ बीजेपी को हराने और कमजोर करने का लक्ष्य लेकर यूपी आए। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी रायबरेली में आज बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आयोजन को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य का बसपा प्रेम नजर आ गया। दरअसल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, बहुजन समाज पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी स्वामी ने बोला कि सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार ठाका लगा दिया और मंच पर बैठे अन्य नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को टोक कर उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हमजा सूफियान ने वाइस चांसलर तारिक मंसूर पर कैंपस से हिंदी उर्दू को खत्म करने का आरोप लगाया है और एक निबंध कंपटीशन को सिर्फ इंग्लिश भाषा में कराए जाने को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। देखिए, ये जो अभी मौजूदा वाइस चांसलर ने अभी एक लेटर जारी किया जिसमें इंग्लिश
ज़बान में एक कंपटीशन ऐसे कर रखा है। मैं इस वाइस चांसलर से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल के अंदर 22 ज़बानों को रिकॉग्नाइज़ किया गया जिसमें हिंदी और उर्दू हैं। आपने उन दोनों ज़बानों को क्यों ख़त्म कर दिया? आज से पहले हमेशा से तीनों ज़बानों में ऐसे कंपटीशन होता आ रहा है कि आप हिंदुस्तान की संस्कृति के ख़िलाफ़ हैं। और आप यकीन जानिए, इनका 4 साल का टेन्योर हो गया है। इन वाइस चांसलर की करतूत देख के ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि ये वाइस चांसलर एंटी यूनिवर्सिटी है, एंटी स्टूडेंट्स है और अब तो एंटी इंडियन कल्चर भी है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि इस वाइस चांसलर को तत्काल हटाया जाए और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि इस लेटर को अपने और ये जो आपने जारी किया है इंग्लिश ऐसे कंपटीशन के लिए, इसको वापस लें और तीनों ज़बान में एक नया नोटिफिकेशन जारी करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क कार्यालय ने एक ऑल इंडिया एस्से राइटिंग कंपटीशन का नोटिस निकाला और नोटिस का जो विषय है वो ये है कि सर सैयद अहमद खां देश के सभी धर्मों के बीच सौहार्द बनाने के एक बड़े नायक थे, इंटरफेथ डायलॉग के बड़े नायक थे। लेकिन उस नोटिस पर विवाद तब हो गया जब उस नोटिस पर छात्रों ने और कुछ टीचरों ने ये कहा कि इस पे ओनली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए ये विषय क्यों है, जबकि सर सैयद अहमद खां हिंदुस्तान के सभी धर्मों और सभी जबानों के नायक थे और उसको बढ़ावा देने की फिक्र करते थे। लेकिन एक टॉपिक पर सिर्फ अंग्रेजी पर एस्से राइटिंग करना आखिर कहाँ का हिंदी के साथ इंसाफ है या दूसरी जबानों के साथ इंसाफ है। छात्रों का ये भी कहना है कि एक तरफ हम अफगानिस्तान में नई सरकार तालिबान का विरोध करते हैं जो पक्षपात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जबान के साथ, हिंदी जबान के साथ पक्षपात क्यों हो रहा है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए सैयद अतीर। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में आगरा महापौर नवीन जैन ने कहा कि ब्राह्मण समाज का समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। साथ ही विपक्ष दल पर हमला करते हुए बोला कि हमारे संवाददाता प्रदीप रावत ने महापौर नवीन जैन से खास बातचीत करी है। देखिए। आगरा के महापौर व राष्ट्रीय महापौर सभा के अध्यक्ष नवीन जैन हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि पिछले 3-3.5 वर्ष के बाद जो कार्यकाल किए हैं उनसे संतुष्ट हैं और ऐसे कौन से काम रह गए जो आने वाले समय में करना चाहेंगे। सर, ऐसा कौन से काम हैं जो रह गए और जो आपकी महत्वाकांक्षी योजना में थे? देखिए, जब मैंने महापौर का चुनाव हुआ था तो आगरा के सभी हमारे नगर निगम के 100 वार्डों में मैं जनसंपर्क किया, वोट मांगने भी गया था। मेरे आगरा में 12,50,000 वोट है और लगभग 3.5 विधानसभाओं में बटा हुआ क्षेत्र है। 5,000 इसके गरीब मोहल्ले हैं और 20 लाख की लगभग आबादी है। तो मैं जब इतने बड़े क्षेत्र में जनसंपर्क सुबह में 7 बजे प्रारंभ करता था और रात में 10 बजे तक संपर्क में रहता था, मुझे जगह जगह कूड़े के ढेर बहुत नए आते थे। गली में ढेर, मोहल्लों में ढेर, बस्तियों में ढेर, बाजारों में ढेर, कॉलोनी में ढेर, गंदगी का साम्राज्य। कहीं कहीं तो मैं वोट मांगने जाता था, कूड़े के ढेरों पर पैदल निकलता था। नाली का पानी नाली में ना बह के सड़क पर बहता हुआ दिखता था। सोचा कि क्या स्थिति है। और जब तो मुझे ध्यान आया कि जब तो एक भारत सरकार के मंत्री आगरा में जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आगरा भारत का सबसे गंदा शहर है। ध्यान आता था, मैंने कहा कि गलत नहीं कहा हुआ, लेकिन उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को क्लीन इंडिया बनाने का काम किया, एक स्वच्छ भारत की ओर ले जाने का काम किया, उनकी प्रेरणा पाके आगरा में जब मैं निर्वाचित हुआ, निर्वाचन के बाद ही सबसे पहले बार जब मैं आगरा नगर निगम आया तो मैंने यहाँ के खुद शौचालय को खुद अपने हाथों से साफ किया था। आगरा मेट्रो भी यहाँ पर बन रही है और स्मार्ट सिटी में गए, स्मार्ट सिटी में तमाम घोटालों को लेकर इस्तेमाल उठे हैं। जो ये ट्रेंडिंग हुई है, आपकी लाइटिंग हो या नालों की सफाई हो, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार आपके ऊपर वृक्ष हमला हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी आदमी को किसी के ऊपर आरोप लगाए तो भारत के संविधान में एक संसद में होना चाहिए कि आरोप लगाने से पहले कुछ उसको धनराशि जमा करनी पड़ेगी। जैसे मैं चुनाव लड़ने जाता हूँ तो मैं धनराशि जमा करता हूँ, यदि अगर जमानत जब्त होती है तो पैसा जब्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाए तो आरोप लगाने से पहले निश्चित कोई धनराशि हो, वो जमा हो, अगर वो प्रूफ कर दे तो धनराशि से रिलीज हो जाए, अन्यथा धनराशि उसकी जब्त होनी चाहिए।
अनर्गल तरीके से किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगाना बड़ा आसान तरीका है भारत के अंदर, बिना कोई तथ्यों के, बिना कोई सबूत के। मैंने जब मेयर बना था तो यहाँ पे 0.5% लोग टेंडर होके और टेंडर निकालता है। आज मेरी सरकार में मैंने 18 पूरे होते थे शहर में विकास होता हुआ पैसे का कि ये भी कक्षाएं जो पर हैं, आगरा हो या पूरे उत्तर प्रदेश में, आप प्रदेश आप कैसे चुनाव हमारा सेवा कार्यकर्ता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति सेवा का कार्य मेरी प्रेरणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। मैं भी पिछले 4.5 वर्ष समय मैंने लगातार उनकी सेवा करने का उद्देश्य काम किया है। आप लोगों के मन में ये नहीं रहता है कि हमें चुनाव लड़ना है इसलिए सेवा काम करना है, हमें चुनाव लड़ना है इसलिए डेवलपमेंट करना है। तो हमारे कर्तव्य मेहनती कर्तव्य, पार्टी जो निर्णय करेगी उसका निर्णय स्वीकार हर कार्यकर्ता। देखा किस तरीके से बाकी से आगरा की महापौर समिति ने जवाब दिए हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए नहीं करता बल्कि अपने वोट के लिए करता। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाले मनोज सरकार का उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर जोरदार स्वागत हुआ। दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ ही भाजपाई और अन्य लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। आपको बता दें कि मनोज सरकार रुद्रपुर के इंदिरा बंगाली कॉलोनी के रहने वाले हैं। वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है। पीएम मोदी ने मनोज सरकार को पैरा ओलंपिक में ऐतिहासिक पदक जीतने पर बधाई दी। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा कि विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और इस बार उत्तराखंड में भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिए नारा दिया है, अब की बार 60 के पार। और भाजपा बार बार केंद्र और राज्य सरकार की लोकप्रिय सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा भी रही है। भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरीके से चुनावों को लेकर तैयार है। तो वहीं प्रभारी ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनावों में वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी अहम भूमिका रहने वाली है। साथ ही साथ चुनावों को लड़ा जाएगा। साथ ही कांग्रेस विधायक के भाजपा में शामिल होने की बात पर विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए दुष्यंत गौतम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव लड़ना उसका मौलिक अधिकार है, उसकी तैयारी करना। उस प्रकार से हम बड़े सारे कार्यकर्ता हर प्रकार से तैयार हैं और जिस प्रकार से हमने नारा भी दिया है यहाँ तक 60 पार और भारतीय जनता पार्टी बार बार हमें उसको पूरा करने में पूरा तैयार है। हमारा एक कार्यकर्ता जो मोदी जी की योजना है या राज्य सरकार की योजना है उनको जन जन तक ले जाने का काम कर रहा है। पार्टी किस चेहरे पर लड़ेगी? क्या वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ेगी या प्रधानमंत्री के चेहरे पर, या मतलब किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? ठीक है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ाया तो वर्तमान के मुख्यमंत्री है और मोदी जी का भी अपना रोल है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के चुनाव को लेकर चुनाव लड़ेगी और सभी का अपना रोल रहेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश, यहाँ पर दो बातें दुष्यंत गौतम ने कही है। पहली बात ये कि सीएम धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी, उनके चेहरे पर तो चुनाव लड़ाया जाएगा, साथ में प्रधानमंत्री की भी एक अपनी अहम भूमिका होगी। दूसरी तरफ वो तुरंत ही तत्काल प्रभाव से कहते नजर आए कि कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे, सबकी अपनी अपनी अहम भूमिका होगी। देखिए, मुझे साफ तौर से विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन भाजपा ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है अभी भी कि वो किसके चेहरे पर उत्तराखंड में चुनाव में जाएगी। कभी पहले जब हल्द्वानी दौरा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का हुआ था तो इन्होंने कहा था कि प्रदेश में जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है इन्हीं के चेहरे पर हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने नैनीताल में एक बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लगातार इनके बयान बदल रहे, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साझा नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे और कमल का निशान भी हमारा चेहरा होगा, लेकिन स्पष्ट ये नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। कहीं ना कहीं इसको लेकर भाजपा में अभी घबराहट साफ तौर से देखी जा रही है कि चेहरा किसका आगे किया जाए कि जिससे सरकार दोबारा भाजपा की उत्तराखंड में विकसित हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
तो दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया, बड़ा दावा किया, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी पार्टी पदाधिकारियों में नजर आती है कि आखिरकार आगामी चुनावों में नेतृत्व किसका होगा। देहरादून सहित प्रदेश के कई शहरों में कोरोना के केसेस अब ना के बराबर रह गए हैं, लेकिन देहरादून में वायरल फीवर तेजी से पांव पसार रहा है। स्थिति ऐसी कि दून और कोरोनेशन अस्पताल समेत रायपुर, प्रेमनगर और निजी अस्पतालों में मेडिसिन विभाग की ओपीडी में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या कुल ओपीडी की 25% है। डॉक्टर यहां एहतियातन डेंगू, मलेरिया और कोरोना की जांच करा रहे हैं। तो वहीं देहरादून में अब तक 15 लोगों की डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं नियमों में लापरवाही धड़ल्ले से चल रही है। सरकार की लगातार उपेक्षा के विरोध में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारियों का आरोप है कि त्रिवेंद्र सरकार में 4 साल तक कोई भी अहम निर्णय राज्य आंदोलनकारियों को लेकर नहीं लिया गया। तो वहीं अब मौजूदा मुख्यमंत्री भी केवल कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। 10% क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश जारी होना, एक समान पेंशन करने की शासनादेश की मांगों को शीघ्र जारी करने को लेकर धरना दिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। सरकार जिस प्रकार से पिछले 5 सालों से लगातार राज्य आंदोलनकारी को उपेक्षा कर रही थी, पूर्व के जो 4 साल माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के थे वो राज्य आंदोलनकारियों के नहीं प्रदेश के भी खराब थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से या उनके मंत्रियों ने बार बार हमें झूठे आश्वासन दिए, एक कैबिनेट मंत्री झूठ बोल के, और राज्य आंदोलनकारियों की जिस प्रकार से अभी तक एक लाइन का काम पिछली सरकार में नहीं। उत्तराखंड सरकार के मंत्री खुद थाली में परोसकर विपक्षियों को मुद्दा देने का काम कर रहे हैं। कभी सरकार के मंत्री का कोई बयान सुर्खियों बटोरता है तो कभी मंत्री जी का कोई काम। ताजा मामला प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर बैठने का है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का साफ तौर पर कहना कि अगर सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार में धरने पर बैठे हैं तो समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी होंगी। आपकी लाइट कटी है, मैं गाँव वालों के साथ हूँ। ये कोई क्षेत्र में नहीं आए, पार्षद ने जब कहा कोई भी नहीं आ रहे तब मैं यहाँ आया, तब ये सब आए। तो ये किसकी लापरवाही आपको महसूस हो रही है? विभाग की लापरवाही है। इनकी खिलाफ बैठ गए आप धरने पे? हमारे घर की सारी लाइटें बैठे, हमने पोल जो है रोड पे खोदे जा रहे हैं। और हमारे देखिए, जब सरकार के कार्यों से मंत्री ही जो है सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति क्या हो। बहुत तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखे। नमस्कार।